नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हम ज़रा सा चर्चा करते हैं कि कोरोना काल के बाद यानी कोविड के फैलने के बाद संसार के परिदृश्य में चीन का क्या असर पड़ा, उसके इरादे क्या रहे होंगे, क्या उसने सोचा होगा और हुआ क्या। क्या चीन मध्यम पड़ा या फिर काफ़ी मजबूत होकर के उभरा, जैसे कि समझ में आ रहा है उसकी जैसी तैयारी थी इकोनॉमिक फ्रंट पे, इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में, तो कहाँ तक वो सफल रहा है। तो हम चीन के पड़ोसी देशों से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में उसने जो अपना सीपैक प्रोजेक्ट बना रखा है, बड़ा लंबा प्रोजेक्ट, जिसमें उसने करीब $60 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जिसमें किया है, तो उसमें क्या अवस्था है। तो जहाँ तक सीपैक प्रोजेक्ट की बात है, तो सीपैक प्रोजेक्ट को लेकर के चाइना को बड़ी उम्मीदें थी और शायद ऐसा समझा होगा कि भारत कोविड काल में बहुत कमज़ोर होकर के गिरने वाला है, क्योंकि ऐसी अप्रत्याशित तैयारी, ऐसे वायरल अटैक के लिए इंडिया शायद नहीं तैयार हो, और ऐसा था भी, भारत तैयार नहीं था। लेकिन बड़ी त्वरित गति से भारत ने इस पर विजय पाने का पूरा प्रयास किया, और जो भी तैयारी थी उसके भारत का जो प्रभाव पड़ना था या भारत पर जो प्रभाव पड़ना था, वो उतना चाइना के लिए उतना अनुकूल नहीं रहा। और इसी कारण से फिर जब सीपैक की बात सामने आती है, तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा प्रतिदान या प्रतिफल चीन को मिलना चाहिए था। तो उसका इरादा था कि ग्वादर पर उसका कब्जा रहेगा। ग्वादर जैसा महत्वपूर्ण पोर्ट कराची के निकट पर उसका अपना एक पोर्ट होगा, और वहाँ से न खाड़ी देश से आने वाली तेल की ढुलाई बड़े छोटे मार्ग से बड़ी सहजता से हो पाएगी, बल्कि पूरा सीपैक प्रोजेक्ट के माध्यम से वो पूरे थ्रू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान वो इन्वेड करेगा, और पूरे पाकिस्तान पर एक तरह से उसका दबदबा होगा, पाकिस्तान के रिसोर्स पर भी दबदबा होगा। लेकिन क्या उसे ऐसा मिला जैसा उसने सोचा था, वैसा हुआ क्या? शायद वैसा नहीं हुआ, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ जब पाकिस्तान की जनता ने ऐसा महसूस किया कि जो भी सीपैक प्रोजेक्ट के तहत चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसका पूरा प्रतिफल चाइना स्वयं लेने को तैयार है, उसमें पाकिस्तान के विकास का कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। न पाकिस्तान की जनता को न कोई रोज़गार मिलने वाला है, और न ही कोई इकोनॉमिक फ्रंट पर उसको कोई जीत या बढ़त हासिल होने वाली है। तो उसने यही देखा कि जो भी रोज़गार है, चाहे सीपैक से जितना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट चाइना के ही पाले में जा रहे हैं। चाइना कोई भी लेन देन करता है या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सख्त होते हैं। तो ये पाकिस्तान के भी मामले में शुरुआती जोश जो कि पाकिस्तान की जनमानस में था या पाकिस्तान की लीडरशिप में था, वो जोश बिल्कुल ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि कई जगह चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट भी देखा गया है। और इसके अलावा जो गिलगित बाल्टिस्तान की ओर से या पीओके की ओर से भारत ने भी खुला प्रोटेस्ट जाहिर किया कि आप ये भारत का अटूट हिस्सा है, आपने कैसे इस जोन के मार्फत अपना सीपैक प्रोजेक्ट की राह बनाई, इतनी लंबी राह जो बनाई, सो ये हमारा भारत का हिस्सा है, इसके थ्रू कैसे आपका प्रोजेक्ट जा सकता है। तो ये चाइना को बिल्कुल चोट लगी है। अब तो कहीं से ऐसा लगता नहीं है कि जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है, अपनी नेशनल इनकम का काफ़ी बड़ा हिस्सा उसने इन्वेस्ट कर डाला है, तो क्या उसको कोई बेनिफिट होगा या फिर उसको रीपे होगा। उसने तो बड़े इंटरेस्ट के साथ या बड़े सूद के साथ, ब्याज के साथ उसने लाभ की कल्पना की होगी, वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इसको हम पाकिस्तान की तरफ से झटका ही कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से जो भी उसको लाभ होना है वो सीधा सीधा इंडिया पर भी निर्भर करता है। इंडिया की पॉलिटिकल हालत कैसी है, इंडिया की लीडरशिप कैसी है,
इंडिया की सामाजिक हालत कैसी है, इस पर भी पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स निर्भर करते हैं। और इंडिया इस तरह से हैंडल करेगा ऐसा उसने सोचा नहीं था। पाकिस्तान के बाद अब इंडिया पर आते हैं, तो इंडिया के बारे में जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे हैं कि उसने ऐसा सोचा नहीं था कि भारत ऐसे हैंडल कर लेगा। ये कोविड के वायरस को, जो कि बिल्कुल कई वेव्स में कई वेरिएंट्स के साथ, जो कि इंडिया में फेज दर फेज छा गया और पूरा हर सिस्टम को तहस नहस कर डाला, तो भारत इसको हैंडल कर लेगा या फिर भिड़ने को तैयार हो जाएगा, ऐसी कल्पना नहीं की होगी। उसने शायद ये भी नहीं कल्पना की होगी कि केंद्र में एक इतनी मजबूत सरकार है और जनता का भी विल पावर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। उसने शायद ऐसी कल्पना नहीं की होगी। उसने सोचा था कि जैसा कि इटली में हुआ या अमेरिका में हुआ, वायरस का प्रकोप जैसा हुआ, वैसे कई फेज़ इंडिया में अगर हो जाएं तो फिर इंडिया टूटकर धराशायी हो जाएगा। फिर उसके बाद इंडिया पर जो उसका एक्शन होना है, अक्साई चीन से लेकर के डोकलाम होकर के अरुणाचल तक कम से कम चाइना की कार्रवाई होगी। और अरुणाचल पर तो पहले भी वो हमेशा नज़र डालता रहा है। अरुणाचल को वो भारत का हिस्सा मानता नहीं है और अक्सर अपने नक्शे में वो, विश्व के नक्शे में वो अरुणाचल को भारत का हिस्सा दिखाता भी नहीं है, ऐसा कई बार सुनने में आया है। तो उसकी ऐसी ही परिकल्पना रही होगी कि भारत बिल्कुल टूट करके छितर जाएगा। लेकिन अब और इसके अलावा उसकी वैक्सीन की तैयारियां थी या उसकी मेडिसिन की जो तैयारियां थी भारत को प्रदान करने के लिए या भारत को बेचने के लिए, ये भी उसकी तैयारियों का हिस्सा रहा होगा। लेकिन बड़े ही कम समय में भारत ना कोरोना से भिड़ा, बल्कि शुरुआती नुकसान के बाद भारत ने जो वैक्सीन में हाथ लगाया, वैक्सीन का बंदोबस्त उसने किया और उसने जैसे कल्पना की थी चाइना ने कि वो वैक्सीन भारत को प्रदान करेगा, साइनोवैक, साइनोफार्म एक्सेट्रा, ये वैक्सीन जो चाइना की हैं ये भारत में आएंगी और भारत इनकी खरीद करेगा, इनका आयात करेगा और ये चाइना के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन का स्कोप होगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। भारत ने स्वयं वैक्सीन की व्यवस्था की और बिल्कुल सफाई से चाइना से बचते हुए, अपनी नीति को स्पष्ट रखते हुए, चाइना के वैक्सीन तो क्या किसी भी अन्य तैयारी के साथ नहीं खड़ा हुआ। और अब ऐसा महसूस होता है कि इसके कितने भी वेव्स आएँ, कोविड के कितने भी वेव्स आएँ या कितने भी फेज़ आएँ, भारत उनसे निपटने को तैयार खड़ा है। यहाँ तक कि भारत ने रशिया से हाथ मिला लिया और रशिया की स्पुतनिक को भी का भी निर्माण किया, उसको भी मंजूरी दी है। इससे रशिया से भी एक फ्रेंडली रिलेशंस के आसार बढ़ गए। तो कहने का मतलब कि जो चाइना ने जो कुछ भी प्लान किया होगा या उसके दिमाग में जो भी मंथन चल रहा होगा, उसका बिल्कुल उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर अब हम रुख करते हैं नेपाल का। नेपाल में क्या क्या हो रहा है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के पी शर्मा ओली की सरकार के साथ जो कि काफ़ी घनिष्ठता चली और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के साथ साथ क्या क्या जो कदम बढ़ाए गए। सरकार ऐसी स्थिति हो गई कि सरकार तो चीन के साथ दिख रही थी लेकिन जनता चीन के विरुद्ध दिख रही थी। तो एक समय आना ही था कि जब कि ये सरकार कुछ ढीली हो जाए। ये सरकार बिना जन समर्थन के सरकारी नीतियाँ कितनी सफल होती हैं ये कोई बताने की बात नहीं है। तो काफ़ी विवाद खड़ा करने के बाद लिपू लेक हो, काला पानी हो, तो इन सब के माध्यम से बहुत बार विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई कि भारत से विवाद हो नेपाल के। लेकिन ये नेपाल अंततः, भारत और नेपाल ने अंततः सारे विवादों को सुलझाते हुए अपनी परिस्थिति को बचाए रखा है। और नेपाल को झटके तो अवश्य लगे हैं, लेकिन अभी की जो स्थिति दिख रही है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उतना खुल करके चाइना की नीतियों के साथ नहीं हो सकती है और नेपाल भी एक तरह का बैलेंस बना करके चलने के मूड में अब आता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसके बाद रुख करते हैं ताइवान का। ताइवान से अभी 4 साल पहले तक हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो चीन को आंखें दिखाएगा, लेकिन पिछले कुछ समय में ही, कुछ ही साल में, 2-3 साल में ही जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको देखते हुए बिल्कुल अप्रत्याशित अंतर आया है उसकी नीतियों में। अब तो ये अवस्था है कि ताइवान के ऊपर से यदि चीनी विमान या कोई भी चीनी हमला हो या फिर कोई भी चीन का युद्धक विमान गुजरे तो ताइवान उसको मार गिराने को उद्यत होता है, और ऐसा उसने करके भी दिखा दिया है। तो अब वहाँ से भी चीन को एक तरह से मुंह की खानी पड़ रही है, ताइवान से भी। ताइवान उसके लिए फ्रेंडली देश नहीं रहा और खुल करके विरोध में सामने आ गया। फिर हम आते हैं अब म्यांमार पर। म्यांमार में चीनी हरकतें या चीनी जो बढ़त है, चीनी घुसपैठ, ये हमेशा से कोशिश होती रही है। और जहाँ तक पिछली सरकार है आंग सान सूकी की, वो धीरे धीरे करके वो चीन के करीब आती दिख रही थी। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि यहाँ की जनता जो है वो चीन के करीब आने को बहुत सहमत नहीं दिखाई दे रही। और पिछले दिनों जब आर्मी ने शासन संभाल लिया और आंग सान सूची को अपदस्थ कर दिया, तो वैसे में अब आर्मी जो है वो चीन के कितना करीब आएगी ये अब समझने की बात है। जबकि उसको जनता का भी एक तरह से इस मामले में साथ है, क्योंकि जनता भी चीन के समर्थन में कहीं नहीं है। वहाँ पर भी जनता द्वारा खुला विरोध चीन के प्रति देखा जा सकता है। तो अब जो भी नई सरकार है, सेना की ही है, अब वो कुछ अपनी नीतियों को संभाल कर चलेगी, क्योंकि चाइनीज़ इन्वेजन को अगर थोड़ा सा चाइना अपनी जगह बनाता है शुरुआत में, फिर उसके बाद घुसने के बाद उसके प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं, उसके लोन देने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। उसके बाद जगह पर उसका उस देश में उसका इंटरफेरेंस और कब्जा किस तरह से शुरू हो जाता है, और एक बार अंदर आ जाने के बाद चीन की क्या नीति होती है ये छुपी हुई नहीं है। म्यांमार भी इससे सहमत बिल्कुल होगा, और उम्मीद है कि वहाँ की सरकार जो है वो बिल्कुल एकदम चीन को एक सीमा तक ही जगह देगी, उसकी बढ़त एक हद तक ही रहने देगी, क्योंकि अपना हश्र वो वैसा नहीं करना चाहेगी जैसा कि कुछ अन्य देशों का हुआ और अंततः तिब्बत का हुआ। उसके बाद आते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश भी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यहाँ तक कि किसी फ्रंट पर उसने भारत को भी पीछे कर दिया है। वहाँ की सरकार भी अस्थिर नहीं है, एक तरह से स्टेबल गवर्नमेंट कही जाएगी हसीना वाजेद के नेतृत्व में। फिर वहाँ भी चीन ने अपना प्रयास किया था कि भारत की ज़रा सा भी झुकाव हुआ तो इस मामले में उसने बांग्लादेश को झिड़कने की कोशिश की। उसने काफ़ी प्रयास किया कि बांग्लादेश का झुकाव भारत की ओर बिल्कुल ही ना हो, बल्कि चीन ही उसका रहनुमा, ऐसा बताने की कोशिश की। लेकिन बांग्लादेश ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बांग्लादेश अपनी नीतियों को खुद निर्धारित करेगा, किसी बाहरी दखलंदाजी की उसे आवश्यकता नहीं है। और वहाँ का बांग्लादेश का जो मजबूत नेतृत्व है उसको कहीं से कोई आंतरिक चुनौती भी नहीं दिखाई दे रही है, और एक तरह से स्वीकृत सरकार बड़े लंबे समय से चल रही, ऐसी सरकार जिसे कि जन समर्थन भी हासिल है और जो अपनी नीतियों पर स्पष्ट भी है। तो फिर बांग्लादेश ने जैसा स्पष्ट किया कि उसे किसी की दखलंदाजी की ज़रूरत नहीं है, और वो भी काफ़ी बैलेंस बना करके चल रही है। उसको भी पता है ये कि भारत और चीन दोनों से उसे एक तालमेल बना करके या एक बैलेंस बना करके चलना होगा। और भारत जो कि एकदम बिल्कुल सटा हुआ पड़ोसी है, बॉर्डर शेयर करता हुआ पड़ोसी है, उससे कोई रिफ्ट या विवाद किए बिना आगे बढ़ना है। उसके बाद आते हैं श्रीलंका पर। श्रीलंका में जैसा कि
हम्बनतोता का हम जान रहे हैं, हम्बनतोता के मामले में चीन ने कैसा इन्वेस्टमेंट किया या कैसी उसमें अपनी जगह बनाई और धीरे 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 किस तरह से उस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने का बहुत हद तक सफल प्रयास भी किया है। और तो निश्चित रूप से श्रीलंका के जनमानस में ये बहुत डाइजेस्ट नहीं हुआ है। उसका जनमानस इसके विरुद्ध ही है और राजपक्षे सरकार गई और आई। तो अब जैसा कि स्पष्ट होता है कि श्रीलंका भी समझ रहा है कि चीन की नीतियों को कहाँ तक उसको इन्वेस्ट करने देना है और उसकी मदद लेने का क्या अंजाम हो सकता है। श्रीलंका को भी ये बात समझ में आ चुकी होगी और अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि राजपक्षे सरकार भारत और चीन के बीच एक बैलेंस बनाए रखने के मूड में है और चीन को हद से ज़्यादा घुसने नहीं देने वाली है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चीन ने जो कुछ भी कल्पना की थी या सोचा होगा कि सारी दुनिया जब कोरोना से परेशान है तो वैसे में अपनी सीमाएं बदली जाएं, बढ़ाई जाएं, और इसी के तहत ये देखा गया कि उसने माउंट एवरेस्ट पर भी अपना एक तरह से दावा ठोक दिया था और भारत के अक्साई चीनी इलाके में और उसके बाद गलवान घाटी में जो भी अपना कार्यक्रम शुरू किया था, इसके लिए वो पहले से तैयार बैठा था, उसकी तैयारी थी, ऐसा महसूस हुआ। क्योंकि भारत के कोरोना में तबाह होते ही उसका कार्यक्रम चालू हो गया था। उसके अलावा अरुणाचल की ओर से और ये भूटान की ओर से भी, डोकलाम की ओर से भी कुछ उपद्रव होने की बातें आई थी। कहने का मतलब कि उत्तरी और पूर्वी दोनों फ्रंट पर चाइना खुद को कामयाब समझ रहा था। उधर नेपाल में भी उसने कम्युनिस्ट सरकार के माध्यम से काफ़ी कुछ हद तक सफल घुसपैठ भी की थी और यहाँ तक कि रशिया के व्लादिवोस्टोक इलाके में भी उसने अपना कोई पुराना दावा ठोक दिया था। लेकिन रशिया की नाराज़गी भी बड़ी स्वाभाविक थी। तो कहने का मतलब कि चाइना को हर तरफ से नाराज़गी ही हाथ लगी। उसने बड़े कार्यक्रम बनाए कि सारी दुनिया कोविड से तबाह है, अभी ये समय है अपनी सीमा फैलाने का। और उसका पुराना उसका जो BRI प्रोजेक्ट है वो रोड्स का और सिल्क रूट को रिवाइव करने की बातें आई थी, लेकिन अभी वो सब बातें मध्यम होती हुई दिखाई दे रही हैं। वो सब बातें अब कहीं हैं ही नहीं, जबकि उसके एकदम सटे हुए निकट पड़ोसियों ने जब उसको हर प्रकार से धक्का दिया, हर देश से उसे धक्का ही मिला है, कहीं भी वो उसकी नीतियाँ सफल नहीं दिख रही हैं। बहुत जगह उसने इन्वेस्ट किया और हर जगह पैसा लगभग उसका रेवेन्यू जनरेशन की बजाय पैसा डूबता हुआ ही दिखाई दे रहा है। फिर मिलते हैं इसी तरह के टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।